हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वसन तंत्र की पूरी जानकारी देने वाला हूं। अर्थात थंबनेल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वसन तंत्र का कंप्लीट चैप्टर बताने वाला हूं। उसके साथ मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन बताने वाला हूं एंड उसके साथ विथ नोट्स, मतलब आपको नोट्स के हिसाब से जो पीपीटी मिलेगी ये नोट्स के हिसाब से रहेगी। मतलब कि आप यदि नोट्स बनाना चाहें तो मेरे इसी पीपीटी को आप अपने नोट्स में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने पीपीटी बनाई है तो सिर्फ अपने ही नोट्स से बनाई है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो में मैं एक एक डिटेल आपको देने वाला हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं श्वसन तंत्र की कंप्लीट डिटेल। देखिए, यहाँ पे है महत्वपूर्ण बिंदु। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इस लेक्चर में, तो देख लीजिए। मिनिमम 20-25 मिनट का चैप्टर है, उसके बाद से खत्म हो जाएगा श्वसन तंत्र पूरा। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि श्वसन तंत्र से आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं एंड उसके साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस वो भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मतलब कि 6 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एंड उसके साथ इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग को पता ही है कि इस टाइम 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम 2026 में आप जाएंगे बैठने तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो इससे भी एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपके एक एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला है श्वसन। ओहो, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे श्वसन रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। जल्दी जल्दी टाइपिंग करने के बाद से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे श्वसन क्या है, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे एंड उसके बाद से सेकंड में पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे एंड उसके बाद से श्वसन की अवस्थाएं, श्वसन की कितनी अवस्थाएं हैं इसको पढ़ेंगे। फिर पादपों में श्वसन क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद से लास्ट वाला टॉपिक है क्या, मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन, जो इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। तो इसको आप पूरा देखिएगा और एक एक डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा एंड उसके बाद से आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी श्वसन तंत्र की। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो पीपीटी है इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए या मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ लगभग 1.5 लाख लोग मेरे इस नोट्स को फॉलो करते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा एंड उसके साथ टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा एंड मेरे इंस्टा आईडी का भी लिंक मिलेगा। तो तीनों आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ भी आप पा सकते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। थोड़ा तो चलिए, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम ओनली एक ही फ़ोन है जिस टाइम मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ, इसी से सभी कुछ करता हूँ। तो थोड़ा अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। मैं दूसरा फ़ोन लूँगा तो उसमें अच्छे से आपको बताऊँगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है जैव प्रक्रम का, ये पार्ट 2 है। और क्या है पार्ट 2, श्वसन तंत्र या श्वसन रेस्पिरेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। श्वसन क्या है, दिया है कि श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकाओं के आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में इसका उपयोग करना ही श्वसन कहलाता है। श्वसन क्या होता है इसकी परिभाषा समझिए कि शरीर के बाहर से हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, शरीर के बाहर से लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, मनुष्य हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है मानव में पाचन तंत्र पे, इसीलिए ऑक्सीजन दिया गया है। यदि पेड़ पौधों में रहता तो यहाँ पे ऑक्सीजन न दे करके कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता। ठीक है, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करके इसका उपयोग जो हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ हैं उसके विघटन के लिए किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। समझ गए श्वसन की परिभाषा क्या है, आपके एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे ना। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है श्वसन के प्रकार। देखिए श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पे है। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इसको समझिए। पहला है वायवीय ऑक्सीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय अनाक्षिक श्वसन। सिंपल सा डिफिनेशन है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वायवीय हो, ऑक्सीय श्वसन हो, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। बस सिंपल सा डिफिनेशन। चलिए देख लेते हैं, जो बिना हवा की उपस्थिति में या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए डिफिनेशन क्या है कि वह जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे तथा इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय श्वसन या ऑक्सीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीय का मतलब क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, समझ गए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम लोग ऑक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन बोलते हैं। तथा जो श्वसन
अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा इससे कम मात्रा में भोज्य पदार्थों का आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। ठीक है। और जो वायु श्वसन है इसमें अधिक मात्रा में भोजन का विखंडन होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, एंड इसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन है, इसको देख लीजिए। इक्वेशन में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया। जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या चीज़ है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हुआ, अनाक्सिक श्वसन हुआ तो क्या बना, यहाँ पे एथिल अल्कोहल और CO2 बना। ठीक है। C2H5OH को बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ठीक है। तो ये है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन। अब समझते हैं तीसरा वाला टॉपिक है श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती हैं इसको देखिए, यहाँ पे दिया गया है श्वसन की अवस्थाएं। फेज ऑफ रिस्पिरेशन। फेज ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं, निम्नलिखित है। श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्था। सबसे पहला है बाह्य अवस्था, इसको समझते हैं बाह्य अवस्था क्या होती है। इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण में O2 तथा CO2 गैस का विनिमय होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, विनिमय होता है। वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। यही क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है। आई मीन इसके जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला है स्वाच्छोश्वास। स्वाच्छोश्वास क्या होता है कि वायुमंडल से हम जो भी ऑक्सीजन मतलब कि शुद्ध चीज़ ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करना एंड इसको CO2 को बाहर निकालने की क्रिया को ही स्वाच्छोश्वास बोलते हैं। इसका सीधा सा डिफिनेशन समझिए कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना। हम लोग यही करते हैं ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं, तो यही होता है स्वाच्छोश्वास। एंड उसके बाद से गैसीय विनिमय क्या होता है कि मानव में श्वसन की क्रिया के गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है, परंतु रुधिर स्वयं इन गैसों का परिवहन नहीं करता है, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा O2 और CO2 का परिवहन होता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो, जैसे हम लोग सांस ले लिए, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में चला गया, लेकिन फेफड़ों के बाद से वो जाएगा कहाँ, उसको लेकर कौन जाएगा, तो हमारा जो रुधिर है उसमें एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। एंड याद रखिए कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है। इसको याद रखिएगा, वो लाल वर्णक है हीमोग्लोबिन, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारे फेफड़ों में जो भी O2 गया होता है, इसको हमारे रुधिर के द्वारा सभी अंगों में लेके जाने का कार्य करता है। एंड उसके बाद से जो हमारे शरीर में O2 मौजूद होता है, उसको O2 नहीं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। मतलब कि जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करेंगे फेफड़े में जाएगा, फेफड़े के बाद हीमोग्लोबिन उसको कहाँ ले जाएगा, शरीर के सभी भागों में लेके जाएगा। एंड उसके बाद शरीर के सभी भागों से जो CO2 बनेगा उसको फिर कहाँ लेके आएगा, फेफड़े में, फेफड़े उसको कहाँ निकाल देगा, नाक द्वारा बाहर निकाल देगा। बस यही क्या है, गैसीय विनिमय है। ठीक है, समझ गया ना कि हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है, O2 और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। एंड उसके बाद से आंतरिक शोषण क्या होता है, वो तो क्या था बाह्य शोषण, ये क्या है आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण में क्या होता है कि इसमें उत्तकों तथा बाह्य कोशिकाओं द्वारा O2 और CO2 का विनिमय होता है, उत्तक और बाह्य कोशिका द्वारा। इसमें पर्यावरण से या वातावरण से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे है कि कोशिकीय शोषण, इसको समझते हैं। देखिए दिया गया है कोशिकीय श्वसन में कि यह एक एंजाइम में नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन होने से अधिक ऊर्जा में एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म बीच बीच में मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको आप याद करते रहिए, क्योंकि आपके MCQ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एटीपी उत्पन्न होता है जिससे ऊर्जा बंद में संचित होती है तथा इस प्रकार का श्वसन एक जैव रासायनिक श्वसन। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या है डिफिनेशन ऐड किया गया है, कोशिकीय श्वसन में ऐड किया गया। अब समझते हैं पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है इसको समझिए। देखिए यहाँ पे दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा दिया है कि पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। पादपों में श्वसन जो होता है वो दिन रात होता रहता है। इसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पादपों में श्वसन जड़, तना, पत्ती तीनों द्वारा होता है। जड़, तना, पत्ती किसके द्वारा होता है, तीनों द्वारा होता है। अब देखिए पेड़ पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, और निकालते क्या है, CO2
उत्पाद करते हैं, लेकिन भोजन बनाते समय उनको पड़ती है CO2 की आवश्यकता। वहाँ से ऑक्सीजन बचता है, जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। समझ गए ना। तो पेड़ पौधे शोषण करते हैं किस चीज़ का करते हैं? ऑक्सीजन का ही। ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और CO2 ही बाहर निकालते हैं। लेकिन जब भोजन बनाते हैं उस टाइम उनको पड़ती है किसकी आवश्यकता? CO2 की आवश्यकता। एंड वहाँ से निकलता है ऑक्सीजन, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। समझ गए। जड़ द्वारा गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? जड़ तथा पत्ती तीनों द्वारा होता है। जल्दी समझ लेते हैं जड़ द्वारा कैसे होता है। कि दिया है मृदा कणों के बीच उपस्थित मूलरूम। पेड़ पौधों की जड़ जो होती है इस प्रकार से होती है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला टॉपिक है, ये नीचे जड़ है, तो इसमें छोटा छोटा क्या होता है? मूलरूम पाए जाते हैं। तो ये मूलरूम क्या करता है, इसको समझिए आगे कि मूलरोम के विसरण प्रक्रिया द्वारा गैस का विनिमय होता है। ऑक्सीजन मूलरोम के विपरीत होते हुए भी मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है और CO2 मृदा में घुल जाती है। इसमें क्या होता है कि जो मूलरोम होता है वो वही मिट्टी में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एंड उसके बाद से CO2 को मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। समझ गए। ये है किसके द्वारा? जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। उसमें मूलरोम द्वारा ग्रहण होता है एंड उसको CO2 को छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन मूलरोम द्वारा ग्रहण होता है एंड उसी के द्वारा CO2 छोड़ दिया जाता है। एंड उसके बाद से तने द्वारा गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? काष्ठीय पादपों में गैसीय विनिमय तने पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। जबकि शाकीय पादपों में तने पर उपस्थित रंध्रों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। एक वात रंध्र द्वारा होती है, एक रंध्र द्वारा होती है। तो पेड़ पौधों में श्वसन किसके द्वारा होती है? सामान्यतः देखा जाता है रंध्र द्वारा होती है, लेकिन कुछ तना होते हैं तो उसमें वात रंध्र द्वारा होती है। तो इसको आप याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में श्वसन होता है रंध्रों द्वारा। पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वही रंध्रों द्वारा होता है। इसका आपकी वीडियो में नहीं, आपके बुक में दिया होगा कंप्लीट सॉल्यूशन एंड चित्र भी दिया होगा रंध्र का। उसमें 2 होस्ट टाइप के रहते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, खोल देते हैं। ठीक है। अब देखिए कि पत्तियों में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? पत्तियों में श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विसरण द्वारा होती है। यह पत्तियों में रंध्रों द्वारा CO2 ग्रहण करके CO2 तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा। मैंने बताया ना कि रंध्र द्वारा श्वसन होता है। जैसे हम लोग नाक द्वारा श्वसन करते हैं, फेफड़ों हम लोग का श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, उसी तरह उसमें किस प्रकार से होता है? रंध्र द्वारा होता है। उससे CO2 ग्रहण करके O2 बाहर निकालते हैं, O2 ग्रहण करके CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद से आ जाते हैं जंतुओं में श्वसन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। देखिए कुछ जंतु में श्वसन, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, श्वसन किसके द्वारा होता है? थोड़ा इसको जूम करते हैं, वैसे दिख नहीं रहा है, मैं आपको आगे पढ़ के बता देता हूँ। और कुछ जंतुओं में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग तंत्र पाया जाता है। कुछ जंतुओं में किसी और द्वारा होते हैं, लेकिन कुछ जंतुओं में एक अंग तंत्र पाया जाता है जिसे क्लोम बोलते हैं, फेफड़ा या क्लोम बोलते हैं। वे अंग तंत्र जो विभिन्न जीवों के में सहायक होते हैं श्वसन अंग कहलाते हैं। ये अंग तंत्र मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें श्वसन के लिए एक मुख्य अंग तंत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है। जैसे पाचन के लिए तंत्र पाया जाता था तो पाचन तंत्र बोलते थे, सेम उसी तरह श्वसन के लिए तंत्र पाया जाता है तो इसे श्वसन तंत्र बोलते हैं। देखिए जंतुओं में श्वसन सतत में गैसों के विनिमय के निम्न लक्षण होते हैं। पहला क्या है कि यह पतली एवं मुलायम सतह होती है। जंतुओं में पतली एवं मुलायम सतह होती है, नमयुक्त होने चाहिए, जिसके द्वारा विसरण की प्रक्रिया या विसरण की क्रिया तेज गति से हो। यह सतही क्षेत्र को बढ़ाने वाली हानि चाहिए। ठीक है। बढ़ाने वाली होनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। अब जीवों में श्वसन समझ लेते हैं। जीवों में श्वसन क्या है? दिया है कि यह जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। जलीय जीवों में श्वसन दर होती है। श्वसन दर का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में आप जितना अधिक सांस ले लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं श्वसन दर। जैसे कि हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं तो हम लोग का नॉर्मल होता है 1 मिनट में 20 बार या उससे कम ही बार सांस लेते हैं, 17 बार 18 बार। लेकिन जो जल में पाए जाते हैं जीव वो 25 से 30 या उससे अधिक बार सांस लेते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है। जो जलीय जीव होते हैं वो जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, तो उनको अधिक तेजी से सांस लेना पड़ता है ताकि उनको ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। वो हम लोग की जैसे सांस नहीं लेते हैं, ले लिए सांस फिर छोड़ेंगे, ले लिए नहीं, उनमें श्वसन दर बहुत तीव्र होता है। देखिए मछली को देखे हैं कि किस प्रकार से उसका गलफड़ा काम करता है, डायरेक्ट लेती रहती है, हमेशा सांस लेती रहती है। ठीक है। तो मछलियों में जो श्वसन दर होता है, जलीय जीवों में श्वसन दर होता है वो अधिक तीव्र होता है। जो जल में रहने वाले किसके विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के
से कम होती है। जलीय जीवों में श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा तीव्र होता है। मैंने अभी बताया ना कि जल में जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, लेकिन वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो अधिक है, इसीलिए जलीय जीवों का श्वसन दर क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे देखिए मछली में श्वसन की जो पार्ट है उसको दर्शाया गया। सबसे पहले है कि मुख द्वारा जल का प्रवेश होगा, फिर जल का गले में पहुंचना, जल जो होता है वो गले में पहुंचता है, उसके बाद से रुधिर द्वारा O2 का ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, 3 प्रक्रिया हो गई ना। एंड उसके बाद से आ गया स्थलीय जीवों में श्वसन, जैसे हम लोग हैं। एंड उसके बाद से स्थल पे जो भी जीव पाए जाते हैं इसमें श्वसन किस प्रकार से होता है, इसको समझिए कि स्थलीय जीवों में श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो जल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, एंड उसी तरह जो स्थलीय जीव हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, समझ गए। एंड उसके बाद दिया कि विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इन्हीं अंगों द्वारा होता है। जैसे अलग अलग जीव हैं, जैसे हम लोग फेफड़े द्वारा ग्रहण करते हैं, सॉरी हम लोग फेफड़े द्वारा ग्रहण करते हैं, तो कुछ जीव होते हैं जो किसी और द्वारा ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, एंड यहाँ पे दिए गए कुछ जीव के श्वसन अंग का मुख्य श्वसन अंग होते हैं, उनको यहाँ पे दिखाया गया। जैसे फेफड़े द्वारा कौन लेते हैं, तो मनुष्य किसके द्वारा लेते हैं, फेफड़े द्वारा। मेढक जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, पशु जो होते हैं, ये सभी फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। एंड उसके बाद से त्वचा द्वारा, इसके द्वारा मेढक भी करता है, केंचुआ भी करता है। ठीक है, एंड उसके बाद से क्लोम द्वारा मेढक का लार्वा और पक्षी का प्राण, जो पक्षी होता है वो क्लोम द्वारा श्वसन करता है। फिर श्वासनली कीट द्वारा जो ट्रेकिया का उपयोग करते हैं वो कीट होते हैं, ट्रेकिया से श्वसन करते हैं। फिर पुष्ट फेफड़ों द्वारा मकड़ी का एवं बिच्छू करते हैं। मुख गोइका द्वारा मेढक करता है, पुष्ट क्लोन द्वारा लिमुलस करता है। ठीक है, तो ये सभी जीवों के अलग अलग जीवों के श्वसन अंग हैं, इसी द्वारा वो श्वसन करते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को समझ गया आप लोग कि किस प्रकार से अलग अलग जीवों में श्वसन होता है। अब हम लोग मुख्य पार्ट है इस चैप्टर का, उसको समझते हैं मानव में श्वसन। थोड़ा आपको डायग्राम उल्टा भद्दा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अधिक दिन का डायग्राम बनाया है, तो ये थोड़ा कॉपी के नोट से मिट गया है। 2023 के नोट से मैं आपको पढ़ा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो नोट्स है ये परमानेंटली है, मतलब NCERT के बुक से मैंने बनाया है। तो जब तक आपकी पूरी बुक चेंज नहीं होगी आपका नोट्स बदलेगा नहीं। एक एक टॉपिक सेम टू सेम रहेंगे। मैं हर साल आपके नोट्स में कुछ ना कुछ इंक्लूड करता हूं और कुछ ना कुछ रिड्यूस कर देता हूं। जो आपका सिलेबस से कट गया होता है उससे मैं हटा देता हूं, और जो आपके सिलेबस में इंक्लूड रहता है मैं उसे जोड़ देता हूं। तो आप ये ना समझिए कि जो नोट्स हैं आपके लिए अच्छे नहीं है। ये नोट्स आपके लिए 100% मायने रखते हैं। इस नोट्स को आप एक एक करके अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये टोटली NCERT पे बेस्ड है। मैंने NCERT के बुक से ही ये नोट्स बनाए हैं। आप समझते हैं मानव में श्वसन, मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है। आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, तो ये चित्र मैंने थंबनेल में लगाया है, जो उसी तरह आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने रैंडमली चित्र बनाया था उस टाइम। एंड उसका समझिए, देखते हैं कि यहाँ पे दिया है कि मानव में श्वसन के लिए एक विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। जो ये अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में श्वसन के लिए एक विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जिससे श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पे समझिए कौन कौन से है। पहला है नासा मार्ग, थोड़ा कम दिख रहा होगा। उसके बाद है ग्रसनी, फिर कंठ द्वार, फिर श्वासनी, फिर श्वासनली, फेफड़ा, और लास्ट में हृदय। हृदय का कोई काम नहीं होता श्वसन में, लास्ट है फेफड़ा। फेफड़ा ही मुख्य अंग होता है। ठीक है, तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मानव के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे, यदि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ओनली आपको 4 नंबर या 3 नंबर ही मिलेंगे। आपको चित्र बनाना पड़ेगा, भले ही थोड़ा कम लिखें, लेकिन चित्र बनाना जरूरी है। अब समझिए, सबसे पहला है नासा मार्ग। नासा मार्ग समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है कि श्वसन अंग का प्रथम भाग होता है नसिका या नासा मार्ग कहलाता है। ये श्वसन अंग का, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना कि नासा मार्ग है, श्वसन अंग का पहला भाग होता है। जैसे हम लोग नाक है ना, नाक यही है नासा मार्ग। इसी द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाता है, या अलग अलग प्रकार की गैसें अंदर जाती हैं। यह दो भागों द्वारा बाहर, जैसे हम लोग के नाक में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं ना, तो इसी 2 छिद्रों द्वारा क्या होता है, बाहर खुलता है नासा मार्ग। एंड उसके बाद दिया है कि नसिका के मध्य पट पाया जाता है। जैसे कि 2 छिद्र होते हैं तो उनके बीच में एक सीधी सी रेखा जैसे दीवार होती है, ऐसे नाक होता है, नाक ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है, ये जो दीवार है इसे बोलते हैं नासापट। इसी के द्वारा ये 2 अलग अलग छिद्र जो होते हैं अलग होते हैं, समझ गए। तो ये है क्या है, नासापट है। एंड उसके बाद जिसके कारण नासावेश में 2 भागों में बढ़ जाता है। इसी के कारण जो दीवार होती है नासापट, इसी के कारण 2 भागों में बट जाता है। एंड उसके बाद से आप समझिए, यहाँ पे दिया गया है कि नासिका के प्रारंभ में 2 छोटे छोटे बाल होते हैं, जिन्हें धूल कणों की
जो धूल कणों को वायु के साथ अंदर जाने से रोकते हैं। जैसे हम लोग के नाक में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण जो धूल कण होता है वो अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि नासा गुहा उपस्थिति एवं अस्थियों के कारण अत्यंत ही टेढ़े मेढ़े एवं घुमावदार मार्ग के रूप में प्रतीत होते हैं। उसमें अस्थि नहीं पाई जाती, उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि बहुत ही क्या लचीली होती है, जिस कारण हम अपने नाक को इधर उधर मोड़ सकते हैं। यदि हाथ को इधर उधर मोड़े तो हथवे टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उपास्थि की नहीं बनी होती है। एंड दूसरा पार्ट है नासा मार्ग के बाद से दूसरा पार्ट है ग्रसनी, फेरिंग्स जिससे बोलते हैं। इसको समझिए, दिया गया है कि नासा मार्ग ग्रसनी में खुलती है। नासा मार्ग कहाँ खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी तथा पश्च भाग मुख ग्रसनी या ओसोफेरिंग्स कहलाता है। पिछला भाग कंठ ग्रसनी कहलाता है। एंड इसमें श्वसन नली, आहार नल दोनों खुलते हैं। समझ गए? तो ये मतलब आप एक एक करके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए एंड इसको पढ़ते रहिए। मैं यही पे चित्र रहता तो आपको अच्छे से बताता, लेकिन आप ऊपर जो मैंने चित्र बताया उसी के हिसाब से आप देखते रहिए। एंड उसके बाद है वायुनल। वायुनल क्या होता है इसको समझिए कि वायुनल को दो निम्नलिखित भागों में बांटा गया। सबसे पहले कंठद्वार है। कंठद्वार क्या होता है, दिया है कि यह ग्रसनी के पीछे की ओर निगल द्वार, ग्रसनी के से पीछे की ओर निगल द्वार से पहले खुलता है। यह वायु को ग्रसनी से श्वसन नाल में पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें उपास्थि का ढक्कन होता है जिसे घट्टी ढापन बोलते हैं। एंड घट्टी ढापन का ही कार्य मुख्य होता है। जैसे यहाँ पे घट्टी ढापन लगा होता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे जो होता है घट्टी ढापन लगा होता है। एंड इसी के द्वारा भोजन फेफड़ों में जाता है। भोजन जो होता है वो आहार नाल में जाता है। एंड जो ऑक्सीजन है वो श्वसन नाल में जाता है। समझ गए? तो भोजन और वायु को अलग करने का जो एकमात्र रास्ता है या एकमात्र दरवाज़ा है उसे हम लोग घट्टी ढापन बोलते हैं या इपोग्लोटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया घट्टी ढापन, जो किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। यहाँ पे है ना, घट्टी ढापन बोलते हैं। ये क्या होता है, भोजन को और श्वसन को, भोजन तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के मार्गों को अलग करता है। एंड उसके बाद से आ गया ट्रेकिया, मतलब श्वास नली। ट्रेकिया क्या होता है, ज़्यादातर जीव जो होते हैं, कीट जो होते हैं वो ट्रेकिया से ही श्वसन करते हैं। जैसे हम लोगों में फेफड़ा है उसी तरह कीट में क्या होता है, ट्रेकिया होता है। दिया गया कि यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक नली होती है जो कंठ से लेकर पूर्ण ग्रीवा में विद्यमान होती है। यह वक्ष में पहुंचकर दो शाखाओं में विभाजित होती है। वक्ष मतलब हम लोग के फेफड़े में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे हम लोग का फेफड़ा जो होता है वो इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से। तो ये एक भाग हो गए, ये दो भाग हो गए। तो ये जो श्वास नली है दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, दो शाखा में विभाजित होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं श्वसनीय कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनीय बोलते हैं। लास्ट टॉपिक है फेफड़ा। फेफड़ा इस पूरे पाचन तंत्र का मुख्य पार्ट है। हम लोग के श्वसन तंत्र का जो मुख्य पार्ट क्या है वो फेफड़ा है। अब इसको समझिए, फेफड़ा क्या होता है कि फेफड़े मनुष्य का श्वसन अंग है। इनकी संख्या क्या होती है, दो होती है। ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, कोमल लचीले व वक्ष में हृदय को घेरे हुए प्रत्येक फेफड़े की ओर में पतली एवं दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है, जिन्हें फुफ्फुस आवरण कहते हैं। एंड इसके ऊपर जो एक झिल्ली चढ़ी होती है जिससे हम लोग फुफ्फुस आवरण बोलते हैं। फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं। ये क्या है, फेफड़ा है। एंड फेफड़ा जिस गुहा में पाया जाता है इसे हम लोग फुफ्फुस गुहा बोलते हैं। एंड इसकी क्रियाविधि को आपको समझने की जरूरत नहीं है। एंड आप इस टॉपिक का लास्ट समझ लीजिए, एक श्वसन और श्वासोच्छ्वास, जो मैंने ऊपर बताया कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है और श्वसन क्या होता है। श्वसन तो नहीं, श्वसन की परिभाषा तो बताया, लेकिन श्वासोच्छ्वास जो बताया इसको आप समझ लीजिए कि जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं CO2 बाहर निकाल देते हैं, इसी क्रिया को ही श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। समझ गए? तो ये था आज का पूरा श्वसन तंत्र का एक एक टॉपिक। एंड PPT के माध्यम से मैंने सभी एक एक टॉपिक को कवर कर लिया। हम आई फील कि 25 मिनट के अंदर ही वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मिली हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको ये नोट्स कैसे लेंगे थोड़ा, एंड इसका PDF चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए, तो इसे आप बस ओनली स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके साथ आज की इस वीडियो में मैंने आपके श्वसन तंत्र के एक एक टॉपिक को कवर कर दिया, क्योंकि आपके श्वसन तंत्र में केवल दिया है यही चीज़, मानव में श्वसन दिया है, उसके बाद से आगे बढ़ गया। लेकिन ये जो है ये NCERT का एक अरिहंत प्रकाशन का बुक आता है, उसमें एडिशनल है। एंड आपके जो MCQ
आते हैं, ये जो ऊपर मैंने बताया सभी MCQ इसी से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को MCQ भी कवर हो गया, मैंने एक आपको MCQ भी बताया, वो भी कवर हो गया, एंड उसके साथ 6 नंबर के भी क्वेश्चन कवर हो गए। तो आज की इस वीडियो में आपका पूरा श्वसन तंत्र का चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने जैव प्रक्रम में पाचन तंत्र बता दिया है, एंड जैव प्रक्रम का सेकंड टॉपिक था श्वसन तंत्र, एंड उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, एंड देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, लव यू।